हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अंकित जैन एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए और इवन ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी बीएससी केमिस्ट्री में हैं और आगे चलकर एमएससी की सोच रहे हैं, आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही नॉलेज से भरपूर होगा। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीआरओ जॉब्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो जॉब्स होती है एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए, तो मुझे कई सारे कमेंट्स आते हैं कि सर सीआरओ जॉब्स होती है उसमें केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए किन किन डिपार्टमेंट में ओपनिंग्स आती है, या फिर अगर हम यूं कहें तो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को सीआरओ में क्या काम करना रहता है। ये कमेंट्स कई सारे स्टूडेंट्स का आता है, मैंने अपने कई वीडियोस में इसके बारे में बताया भी है, लेकिन आज का वीडियो कंप्लीटली इसी के लिए डेडिकेटेड रहेगा जिसमें आपको सीआरओ जॉब्स में केमिस्ट्री स्टूडेंट क्या वर्क करते हैं आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा सभी व्यूअर्स से, आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये लगता है आपको कि ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप आगे चलकर सीआरओ जॉब्स की सोच रहे हैं या फिर आप केमिस्ट्री में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट वीडियोस में कही गई इंपॉर्टेंट बातों को स्किप करते हैं और फिर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं, जबकि वो सारी बातें मैं अपने वीडियो में बता चुका होता हूं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसे पूरी देखिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। यहां पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो सीआरओ यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हर फील्ड में होती है। आप चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी ले लेंगे, हर फील्ड में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। हम आज बात करेंगे केमिस्ट्री की फील्ड में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि नोवेल ड्रग डिस्कवरी पर काम कर रही है या फिर उन्हें कुछ न्यू मॉलिक्यूल सिंथेसिस करने हैं, तो इसके लिए या तो कंपनी की इन हाउस आर&डी होगी या फिर अगर उनका खुद का रिसर्च सेंटर नहीं है तो वो अपना वर्क आउटसोर्स करवाते हैं, यानी कि वो अपना वर्क किसी थर्ड पार्टी को देंगे और ये जो थर्ड पार्टी होती है यही कहलाती है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। अब मेनली क्या होता है कि जो कई सारी फॉरेन में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और उनका जो मेन फोकस होता है वो होता है डिजाइनिंग पर, यानी कि सिंथेसिस स्कीम को डिजाइन करना, न्यू मॉलिक्यूल्स को डिजाइन करना, ये उनका प्राइमरी टारगेट होता है। आप अगर किसी भी नोवेल ड्रग डिस्कवरी के पार्ट अगर हम देखेंगे तो पहला होता है डिजाइन, दूसरा होता है सिंथेसिस, तीसरा होता है एनालिसिस और उसके बाद फर्दर आगे की एडवांस क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जो फॉरेन की फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है वो डिजाइन यानी कि जितना भी जो मॉलिक्यूल्स है उनकी डिजाइनिंग सारा वो खुद कर लेते हैं। अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो होता है सिंथेसिस का। तो सिंथेसिस के लिए वो लोग क्या करते हैं, कई सारी जो सीआरओ कंपनीज होती हैं जिसमें इंडियन सीआरओ हैं, इसके अलावा वर्ल्ड वाइड हर जगह पर सीआरओ कंपनीज हैं। मोस्टली जो इंडिया के साथ जो कॉम्पिटिटर है सीआरओ में वो चाइना है। तो वो क्या करते हैं कि सीआरओ कंपनी के साथ टाई अप कर लेते हैं और ऐसे शुरू होता है खेल सीआरओ का। तो ये कंपनी सीआरओ कंपनी के साथ टाई अप कर लेती है और इसके बाद सीआरओ में वो प्रोजेक्ट शुरू होता है जहां पर कि सिंथेसिस का काम होता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सीआरओ में प्रोजेक्ट कैसे आते हैं। अब ये जो फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो मैं हमेशा आपको कह रहा हूं, वो कोई इंडियन कंपनी भी हो सकती है, कोई इंडियन छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि अपने यहाँ पर डिजाइन कर सिंथेसिस का काम किसी सीआरओ को दे सकती है। तो आपको बेसिकली एक समझ में आ चुका होगा कि सीआरओ में जो वर्क आता है वो कैसे आता है। उनका खुद का कुछ वर्क नहीं होता है, वो थर्ड पार्टी से वर्क को लेते हैं। उनका काम क्या होता है, वर्क को एग्जीक्यूट करना है और डिलीवर करना है। और सीआरओ की मैं आपको एक बात बता दूं कि वहां पर जो एग्जीक्यूशन होता है और जो डिलीवरी होती है वो एकदम ऑन टाइम होती है, डिले का कोई सवाल वहां पर पैदा नहीं होता है। आपने एक डायलॉग जरूर सुना होगा कि एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूं उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो सीआरओ में भी इसी कल्चर पर वर्क होता है। एक बार आपने कमिटमेंट कर दिया कि ये प्रोजेक्ट इस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वो प्रोजेक्ट उसी टाइम पर कंप्लीट करना है, नो इफ नो बट। ये जो एक वर्क स्टैंडर्ड होता है वो सीआरओ जनरली फॉलो करते हैं। तो अब यहां पर आपको समझ में आ गया कि सीआरओ में वर्क कैसा होता है और सीआरओ में वर्क कहां से आता है। अब केमिस्ट्री स्टूडेंट का रोल क्या है वो हम समझते हैं। तो सिंथेसिस का जो पार्ट होता है वो जब सीआरओ में आ गया तो उसके बाद सीआरओ में कई सारी लैब्स होती है, कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट भी चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री स्टूडेंट का क्या रोल रहता है। तो केमिस्ट्री स्टूडेंट का रोल सीआरओ में मेनली रहता है दो तरह के डिपार्टमेंट में, एक होता है सिंथेसिस डिपार्टमेंट, दूसरा होता है एनालिटिकल डिपार्टमेंट। सिंथेसिस डिपार्टमेंट को मेन डिपार्टमेंट कहा जाता है, एनालिटिकल डिपार्टमेंट को सपोर्ट डिपार्टमेंट कहा जाता है।
अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंथेसिस और एनालिटिकल दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन जनरली क्या होता है, एनालिटिकल डिपार्टमेंट का वर्क डिपेंड करता है सिंथेसिस डिपार्टमेंट पर। सिंथेसिस डिपार्टमेंट से मॉलिक्यूल सिंथेसिस होगा, फिर वो कैरेक्टराइजेशन के लिए किसके पास जाएगा, एनालिटिकल डिपार्टमेंट में। तो इसीलिए सिंथेसिस को मेन डिपार्टमेंट कहते हैं और एनालिटिकल को एक सपोर्ट फंक्शन माना जाता है, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी लैब्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट चलते हैं। आप जिस लैब में काम कर रहे हैं और आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आपको उस प्रोजेक्ट पर काम करना है। एक पर्टिकुलर स्कीम आपको दी जाती है और उस स्कीम के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो रिएक्शन सेटअप करना है और उसके बाद प्योर कंपाउंड को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के बाद कैरेक्टराइज करवाना है। कैरेक्टराइज जब हो जाएगा कंपाउंड, तो उसके बाद जो थर्ड पार्टी है यानी कि जो हमारा क्लाइंट है, उसको कितना अमाउंट चाहिए, उस अमाउंट के हिसाब से हमको फाइनली डिस्पैच करना होता है। ये जो आपको जितना ईजी दिख रहा है उतना ईजी होता नहीं है, क्योंकि जनरली कोई भी मॉलिक्यूल की जो सिंथेसिस है वो 1 स्टेप 2 स्टेप नहीं होती है, मल्टी स्टेप सिंथेसिस होता है। तो उस वजह से ये जो प्रोसेस है उसमें टाइम भी लगता है। अब कई बार क्या होता है कि एक कुछ पर्टिकुलर जैसे 8 या 10 मॉलिक्यूल की सिंथेसिस का कोई प्रोजेक्ट है, और कई बार क्या होता है कि एक लाइब्रेरी ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि आपको थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल की लाइब्रेरी दे दी जाती है। तो आपका वर्क जो है वो कंटिन्यूसली उस प्रोजेक्ट पर चलता रहता है। जैसे ही एक प्रोजेक्ट खत्म होता है, दूसरा प्रोजेक्ट आ जाता है। तो सिंथेसिस डिपार्टमेंट में एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट होते हैं उनको ज्यादातर रिक्रूट किया जाता है। इसके अलावा एम फार्मा जिनकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है, एमएससी जिनकी मेडिसिनल केमिस्ट्री में है, ये जो सभी स्टूडेंट होते हैं उनको सिंथेसिस लैब में रिक्रूट किया जाता है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कि अपनी एमएससी की पढ़ाई के दौरान या फिर अपनी पीएचडी की रिसर्च के दौरान सिंथेसिस का काम किया होता है, उन्हें जनरली सिंथेसिस लैब में रिक्रूट किया जाता है। तो यहाँ पर जब आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन होते हैं तो आपको किसी भी एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ आपको पहले सिखाया जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे जब आप इंडिपेंडेंटली वर्क करना शुरू कर देते हैं तो आपको फिर इंडिविजुअली प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी पोजीशन जो है वो बढ़ती जाएगी। पहले आप एक लैब में काम करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपके साथ 2 या 3 लोगों की एक टीम दे दी जाएगी। फर्दर आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपका जो टीम है, आपका जो ग्रुप है वो बढ़ता जाएगा, और ऐसे ऐसे आपको जो प्रमोशन है वो मिलते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर जो सिंथेसिस डिपार्टमेंट एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एम फार्मा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उनका जो वर्क होता है वो आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एलसीएमएस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर बेस होता है एलसीएमएस, जिससे कि हम एकदम क्विकली हम ये पता लगा सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल हम सिंथेसिस कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल से रिलेटेड मास हमारे सैंपल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो रिएक्शन मॉनिटरिंग के लिए बेसिकली एलसीएमएस का यूज होता है। तो एलसीएमएस एक डिपार्टमेंट है जिसमें आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है। इसके अलावा एचपीएलसी यानी कि जो कंपाउंड प्यूरिफिकेशन की जो टेक्निक्स होती है, जो मशीनों की सहायता से कंपाउंड प्यूरिफाई किए जाते हैं, वो एक डिपार्टमेंट होता है जहां पे रिक्रूटमेंट होता है। यानी कि एलसीएमएस की हमने बात कर ली, एचपीएलसी की बात कर ली। एचपीएलसी में रिक्रूटमेंट काफी ज्यादा किया जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी लेबोरेटरी होगी सिंथेसिस आरएनडी की, उतनी ही ज्यादा सैंपल आते हैं। तो एचपीएलसी में काफी सारे लोगों का रिक्रूटमेंट किया जाता है। उसके अलावा एलसीएमएस में भी कई सारे डिवीजन होते हैं। एक टीम होती है जो 2 मिनट रन को देखती है, एक टीम होती है जो 5 मिनट रन को देखती है, एक टीम होती है जो कि 10 मिनट रन को देखती है। ऐसे ऐसे कई सारे डिवीजन और सेक्शन होते हैं। एलसीएमएस की बात हुई, एचपीएलसी की बात हो गई। एनएमआर, एनएमआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनएमआर के बिना किसी भी फाइनल कंपाउंड को कैरेक्टराइज नहीं करते हैं जनरली कहीं पर भी। आप अगर इंटरमीडिएट्स बना रहे हैं तो आपको एलसीएमएस से भी आप कंफर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका फाइनल कंपाउंड है जो कि क्लाइंट को डिलीवर होने वाला है तो आपको उसके लिए एनएमआर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनएमआर डिपार्टमेंट में भी रिक्रूटमेंट किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो कि क्यूसी से रिलेटेड, यानी कि जो कंपाउंड की फाइनल चेकिंग होती है उस सेक्शन में भी रिक्रूट किया जाता है। ये जो पूरा एनालिसिस से रिलेटेड जो पार्ट होता है वो कहलाता है एनालिटिकल लैब, जिसे कई जगह पर एनालिटिकल डेवलपमेंट लैब भी कहा जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो सिंथेसिस है वो मेन डिपार्टमेंट होता है, एनालिटिकल एज ए सपोर्ट फंक्शन काम करता है। तो आपको यहाँ पर एक चीज और भी समझ में आ गई होगी कि सिंथेसिस डिपार्टमेंट में हमेशा जो ओपनिंग होगी वो ज्यादा होगी। आप अगर एक स्टैंडर्ड ले लीजिए कि किसी कंपनी में 500 सिंथेसिस केमिस्ट हैं, अगर किसी कंपनी में 500 सिंथेटिक केमिस्ट हैं तो आपको वहां पर जो एनालिटिकल केमिस्ट होंगे वो होंगे 70 to 80। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है। यहाँ पर मैंने आपको सिंथेसिस केमिस्ट की भी रोल बता दिया और किस तरीके से उसकी आगे ग्रोथ होती है वो भी बता दिया। एनालिटिकल केमिस्ट में भी सेम रहेगा। आप जब फ्रेशर होंगे तो आपको किसी के साथ सिखाया जाएगा, पहले आपको इनिशियली ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका कैलिबर देखा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपकी ग्रोथ भी होती जाएगी। इसके अलावा जो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि जीसीएमएस है,
IR है, फिस्केम स्टडीज भी कई सारे क्लाइंट अगर मांगते हैं तो फिस्केम स्टडीज भी एनालिटिकल डिवीजन का ही पार्ट है। एनालिसिस से रिलेटेड जो सारा सेक्शन होता है उसे हम ADL या एनालिटिकल डेवलपमेंट लैब कहते हैं। तो सिंथेटिक केमिस्ट का रोल और एनालिटिकल केमिस्ट का रोल दोनों आपको समझ में आ गए। CRO में केमिस्ट्री के स्टूडेंट का 90% जो वर्क होता है वो तो इसी से रिलेटेड रहता है। अब और भी कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहां पर कि MSc केमिस्ट्री का स्टूडेंट जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो EHS का एक सेक्शन होता है, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी का, उसमें भी MSc केमिस्ट्री के स्टूडेंट को रिक्रूट किया जाता है। लेकिन वो पूरी कंपनी में कितने होंगे EHS के एम्प्लॉय, 1 या 2। इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM जिसे हम कहते हैं, वहां पर भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को रिक्रूट करते हैं। अगर आपके पास कोई SCM का डिप्लोमा है साथ में तो आपको रिक्रूट किया जा सकता है, लेकिन उसकी भी वैकेंसी कितनी होगी, 1 या 2। तो ये ऐसे जो सेक्शंस हैं इनमें वैकेंसी काफी कम रहती है, लेकिन जो मेनली वैकेंसी रहती है वो रहती है सिंथेसिस लैब में और एनालिटिकल लैब में। और ये जो मैंने सारी ओपनिंग्स बताई है उसमें PhD केमिस्ट्री के स्टूडेंट का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है सिंथेसिस लैब में। एनालिटिकल लैब में PhD स्टूडेंट्स को कम किया जाता है रिक्रूट अगर आप एज ए फ्रेशर हैं तो। अगर आपको एक्सपीरियंस तो आपको टीम लीडर या फिर ग्रुप लीडर जैसी पोजीशन मिलती है ADL लैब में, लेकिन फ्रेशर को अपॉर्चुनिटी कम रहती है। वहीं अगर हम सिंथेसिस लैब की अगर हम बात करें तो PhD केमिस्ट्री फ्रेशर्स को भी काफी ज्यादा ओपनिंग रहती है, लेकिन MSc के कंपैरिजन में कम रहती है, क्योंकि PhD केमिस्ट्री अगर स्टूडेंट होगा तो उसकी डेजिग्नेशन हाई रहती है, तो उसकी ओपनिंग कम आती है एज कंपेयर टू MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री स्टूडेंट। कॉमन क्वेश्चन जो कि कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं उसका भी इस वीडियो में मैं आंसर कर देता हूं। कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मैंने MSc इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से की है, तो क्या मैं ADL में ज्वाइन हो सकता हूं, क्या मैं सिंथेसिस लैब में ज्वाइन हो सकता हूं? तो देखिए दोस्तों, सिंथेसिस लैब में जनरली आप कहीं पर भी देखोगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिक्वायरमेंट रहेगी, और आप अगर एनालिटिकल लैब में देखोगे तो आपको ऑर्गेनिक ऑब्लिक एनालिटिकल ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन अगर आप एज ए फ्रेशर, आपने चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया हो, चाहे आपने फिजिकल केमिस्ट्री से किया हो, चाहे आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से किया हो, चाहे आपने कोई और भी दूसरी ब्रांच है जिससे MSc की है केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो भी आप एज ए फ्रेशर उस डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप में इंटरव्यूअर को ये लगता है कि इसमें कैलिबर है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो आपको रिक्रूट किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं मैंने भी। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी कॉलेज, कोई भी जो टीचर्स होते हैं वो प्रोवाइड नहीं करते हैं जनरली, तो इसीलिए अवेयरनेस लाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप सबको जो MSc केमिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं उन्हें क्लियरली पता चल जाए कि MSc केमिस्ट्री के बाद जो CRO में जॉब्स होती है वो किस टाइप की होती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।